नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके क्विज कार्यक्रम में। प्यारे अभ्यर्थियों, 244 पुलिस आरक्षी भर्ती एग्ज़ाम 2024 के लिए हमारे संस्थान द्वारा सभी कक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सेटों का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है। जिस कार्यक्रम की श्रृंखला के बारे में अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो 2 बजे दोपहर मध्याह्न से प्रारंभ होती है आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट। ठीक 1 घंटे के बाद यानी कि मध्याह्न 3 बजे से प्रारंभ होता है आपका जीएस का क्विज, जिसमें से आपको लगभग 30 क्वेश्चन जो कि 25 पीआईक्यू बेस्ड होते हैं और 5 उसमें से 25 से लेकर के 30 तक शामिल किए जाते हैं करंट अफेयर के यानी समसामयिकी के। प्यारे अभ्यर्थियों, सायं 7 बजे से प्रारंभ होता है आपका प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का और रात्रि 8 बजे प्रारंभ होता है प्रैक्टिस सेट आपका रीजनिंग का। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी और विलंब के। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आज की क्लास में आज की कक्षा का पहला प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, ये पूछा गया है प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें तो विद्युत का वैसे तो अगर देखें तो सबसे अच्छा चालक होता है लोहा। देखिए, लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरेमिक में कॉपर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि वैसे तो लोहा होता है, लेकिन अगर लोहा, सिलिकॉन, कॉपर और सिरेमिक में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा होता है प्यारे अभ्यर्थियों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। ठीक है, कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो देखिए, सिल्वर जो है, सिल्वर तांबे से अधिक जो है तो मतलब कि सुचालित होती है। ठीक है, सिल्वर जो है वो तांबे से अधिक सुचालित होती है। अब बात यह कि सिल्वर चूँकि कॉस्टली बहुत होती है तो महंगी होने के कारण जो है तो अधिकतर उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, सिल्वर का उपयोग सबसे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, सब कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन माना गया, कॉपर माना गया। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है। शरीर में ऊतकों की यदि अनियंत्रित वृद्धि हो जाए तो कहते हैं कि कौन सा रोग होता है प्यारे अभ्यर्थियों, तो हमेशा याद रखिएगा कैंसर रोग हो जाता है। ठीक है, यानी कैंसर से संबंधित रोग हो जाते हैं। बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICMR के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में मनुष्यों की जो प्रवृत्ति देखी गई है उस प्रवृत्ति के लिहाज से प्यारे अभ्यर्थियों वर्ष 2025 तक भारत में कैंसर के मामलों की संख्या बढ़कर के 16 लाख होने की संभावना है। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों हम कह सकते हैं कि ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि हो रही है और इसके कारण क्या है कि कैंसर जैसे रोगों का खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। वैसे कि जो ICMR की जो डेटा है, इसका जो रिकॉर्ड, जो आंकड़े इसने जारी किए, उसको देख करके यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस हिसाब से कैंसर का जो रेट है वो बढ़ रहा है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, जिससे कैंसर के मामलों की संख्या बढ़कर के लगभग 16 लाख होने की संभावना है आगामी 2025 तक। ठीक है, अगले प्रश्न पर आएंगे और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की गैस्ट्रोक्सिनिमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में होती है। पूछा गया है आपसे कि गैस्ट्रोक्सिनिमियस नामक जो मांसपेशी है वो मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है प्यारे अभ्यर्थियों। तो इसकी बात करें तो ये जो मांसपेशी है गैस्ट्रोनिमियस, इस मांसपेशी की जो उत्पत्ति है वो घुटने के जोड़ के पीछे, ठीक है, घुटने के जोड़ के पीछे पैरों की ओर होती है प्यारे अभ्यर्थियों। यानी जैसे हमारे जो नी होते हैं यानी जो घुटने होते हैं इनके जोड़ के पीछे, ठीक है, पैर के पीछे की ओर होती है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, ये मांसपेशी जो है तो मानव शरीर में टांग की निचली सतह पर यानी कि घुटनों के नीचे पाई जाती है। ठीक है, टांग के निचली सतह पर यानी घुटनों के नीचे पाई जाती है। इसको कहते हैं गैस्ट्रोनिमियस नामक मांसपेशी। ये कहाँ पाई जाती है, मानव शरीर के टांगों के नीचे, घुटनों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, चलिए घुटनों के नीचे पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। पूछा जा रहा है कि राज्य मतलब कि राज्य के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है प्यारे अभ्यर्थियों, यो सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल तथा जो संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इनके परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी आयु 62 वर्ष तक ये क्या करते हैं कि अपने पदभार को धारण किए रह सकते हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष बताई गई, तो वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के प्यारे अभ्यर्थियों। तो यहाँ पर बात करें तो लगभग 300 ईसा पूर्व पहले की बात है। मगध में एक भीषण अकाल पड़ा, लगभग 11-12 वर्षों तक लगभग अकाल पड़ा रहा और इस स्थिति में क्या हुआ कि जो बहुत परम जैन अनुयायी थे प्यारे अभ्यर्थियों, आपके भद्रबाहु और साथ ही साथ दूसरे अनुयायी का नाम था स्थूलभद्र। ठीक है, भद्रबाहु और स्थूलभद्र का नाम आपने इतिहास में जरूर सुना होगा, इनका जिक्र हुआ है कई बार।
तो बात करें तो जब लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में जब भीषण अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर के कर्नाटक चले गए थे, लेकिन स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ यहीं पे रुके, मगध में ही रुके रहे। अब आपस में क्या हुआ कि इन दोनों जैन अनुयायियों के बीच में क्या हो गया कि एक मतभेद हो गया और ये आपस में दो भागों में बढ़ गए। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाते हैं और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाते हैं। श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद कपड़े धारण करने वाले और दिगंबर का अर्थ है जो कि कपड़े धारण नहीं करते। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में भूमि की मापन की प्रथा किस शासक ने प्रारंभ की थी? तो मुगल काल के अंतर्गत प्यारे अभ्यर्थियों भूमि मापन का कार्य सबसे पहले प्रारंभ किया आपके शेरशाह सूरी ने। हालांकि शेरशाह सूरी मुगल वंश से संबंधित नहीं है, वो उनका अपना एक अलग सूरी वंश था, लेकिन मुगल काल जो मुगल पीरियड चला हमारा, मुगल पीरियड 1500 लगभग जो है तो 26 से जैसे ही चलता है प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमने देखा कि बीच में शेरशाह सूरी का भी जो है तो वंश वहीं पे प्रारंभ हुआ था। जैसे ही हुमायूं भाग जाते हैं तो सूरी वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सूरी वंश ने क्या किया कि अपना शासनकाल प्रारंभ किया और अपने शासनकाल में ही भूमि मापन प्रणाली को प्रारंभ किया। 32 इंच वाला प्यारे अभ्यर्थियों सिकंदरी गज, 32 इंच वाला सिकंदरी गज मतलब कि भूमि मापन के प्रयोग में लाया जाता था प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो शेरशाह सूरी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो भूमापन पद्धति कहलाती थी। ठीक है, भूमापन पद्धति कहलाती थी। क्लियर हो गया? तो मुगल काल में भूमि मापन की प्रथा शेरशाह सूरी ने प्रारंभ की। अब पूछ रहा है कि ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था में कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को किस रूप में माना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो हमेशा याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत इसको देखा गया है, इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत इसको जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो पूरे भारत के भूभाग पर, पूरे कुल ब्रिटिश आधिपत्य भूभाग पर लगभग 51% क्षेत्र पर यह रैयतवाड़ी व्यवस्था फैली हुई थी। ठीक, यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ब्रिटिश कालीन जो अर्थव्यवस्था है इसमें से है आपकी रैयतवाड़ी। पहले बात करें तो सबसे पहले बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो देखिए सबसे पहले नंबर पे थी आपकी स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता था, इसमें एक मतलब मीडिएटर होता था प्यारे अभ्यर्थियों जो किसानों और कंपनी के बीच में होता था, जिसे हम जमींदार के नाम से जानते हैं, इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। जमींदारों ने शोषण किया, फलस्वरूप क्या हुआ कि स्थायी बंदोबस्त को बंद करना पड़ा। स्थायी बंदोबस्त के जो जनक है प्यारे अभ्यर्थियों आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसके बाद आपका आया रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या होता था कि रैयत का मतलब होता है किसान, यानी किसान क्या करेगा अपना जो है तो अपने भूमि के जो कर है टैक्स जो है वो सीधे डायरेक्ट कंपनी को देगा, यानी सीधे कंपनी तक पहुंचाएगा। बीच में जो मीडिएटर जो सिस्टम था यानी जमींदार जिसे कहते हैं, उस मीडिएटर सिस्टम को बंद कर दिया गया। ये कहलाई रैयतवाड़ी व्यवस्था प्यारे अभ्यर्थियों। रैयतवाड़ी व्यवस्था बात करें तो कुल भारत के भूभाग के लगभग 51% भूभाग पर चलती थी प्यारे अभ्यर्थियों। मद्रास हो गया, बंबई हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया, साथ ही साथ असम आदि क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे प्यारे अभ्यर्थियों। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो कर्नल रीड ने प्रारंभ की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था को। बाद में प्यारे अभ्यर्थियों हम देखते हैं कि अंत में महालवाड़ी व्यवस्था भी आती है जिसे हॉल्ट मैकेंजी लेकर के आए थे। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी लेकर के आए थे जिसमें पूरे गांव का जो महाल होता था यानी जो मुखिया होता था वो टैक्स कलेक्ट करके किसको देता था, सीधे कंपनी तक पहुंचाता था। ठीक है, चलिए तो ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था में जो किसान से एकत्रित भूमि राजस्व लिया जाता था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे प्यारे अभ्यर्थियों? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले गांधी जी का आगमन होता है भारत में। गांधी जी का सबसे पहले आगमन हुआ। गांधी जी के आगमन के बाद गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया। भारत भ्रमण के बाद में क्या हुआ कि पहला विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है, जैसे ही प्रारंभ होता है प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर क्या है कि अंग्रेजों यानी ब्रिटिश सरकार ने आह्वान किया कि कुछ भारतीय जो हैं, भारतीय क्या करें, हमें सहायता दें, यानी हमारी हेल्प करें प्रथम विश्व युद्ध में प्यारे अभ्यर्थियों। इसमें से क्या था कि गांधी जी ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया कि मतलब कि अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिए हमें, ऐसे में उनकी सहायता करो, जो भारतीय जो युवा हैं वो सेना में भर्ती हों और जो ब्रिटिश हैं उनकी क्या करें, सहायता करें। साथ ही साथ यहाँ पर अंग्रेजों का कहना भी था कि यदि आप मदद करते हो तो हम बदले में आपको एक सरप्राइज देंगे, और सरप्राइज के रूप में प्यारे अभ्यर्थियों भारत को क्या मिला, भारत को मिलता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या होता है तो देखिए बिना दलील, बिना वकील और बिना किसी अपील के लगने वाला एक मुकदमा, एक ऐसा प्यारे अभ्यर्थियों मुकदमा जिसमें हम न तो वकील कर सकते हैं, न दलील पेश कर सकते हैं, ठीक है, न तो हमारी किसी प्रकार की कोई बात सुनी जाएगी, न हम अपील कर सकते हैं।
ठीक है। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों जगह जगह पर कई बार धरना प्रदर्शन हुए प्यारे अभ्यर्थियों। इसी क्रम में रॉलेट एक्ट के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दो पंजाब के नेता गिरफ्तार हो गए। इन दोनों गिरफ्तार नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन के मतलब कि पक्ष में, मतलब विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग परिसर में क्या हुआ कि भारी संख्या में लोग मतलब एकत्रित हुए। एक उद्देश्य था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी को लेकर के विरोध प्रदर्शन करना। साथ ही साथ दूसरा उद्देश्य था बैसाखी को मनाने के लिए शांतिपूर्वक एक मीटिंग हो रही थी प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है, जहां पर आप देखते हो कि जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। बाद में जनरल डायर का बदला उधम सिंह ने सीधे लंदन में जाकर के लिया था, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों हम बात करें तो साल 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा ने बनवाया था? तो हवा महल जो जयपुर में है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसकी स्थापना 1799 ईस्वी में की गई थी, ये सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। जिसके वास्तुकार की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो लालचंद्र उस्ताद लालचंद्र थे, जिन्होंने हवा महल का क्या किया था, मतलब कि कारीगरी की थी, यानी वास्तुकार थे वो, ठीक है। चलिए अगले नंबर पे बात करें तो राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो बात करें तो राष्ट्रीय जो आयुष मिशन है, जो कि भारत सरकार द्वारा चलायमान है, अभी भी वर्तमान में चलता है। इस राष्ट्रीय मतलब कि आयुष मिशन ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसकी स्थापना या जिसका शुभारंभ 15 सितंबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन का शुभारंभ किया गया, ठीक है। बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों तो नवंबर 2003 में आयुर्वेद है, योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी चिकित्सा है, होम्योपैथिक चिकित्सा, इन सभी को मिलाकर के एक आयुष नाम दे दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है प्यारे अभ्यर्थियों? तो बॉक्साइट आपके एल्यूमिनियम का जो है तो एक महत्वपूर्ण अयस्क है। बात करें तो एल्यूमिनियम एक रासायनिक तत्व होता है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अगर कोई धातु है तो वो है आपकी एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए और एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, ठीक है। चलिए काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों? तो काली मिट्टी को रेगुर, करेल और कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। बात करें तो उत्तर प्रदेश की अवस्थिति को लेकर के तो आजमगढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम रेगुर, करेल या फिर कपास मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत माता का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो काशी विद्यापीठ यानी कि जो BHU परिसर है, BHU परिसर के अंदर जो है तो प्यारे अभ्यर्थियों स्थित है आपके भारत माता का सुप्रसिद्ध मंदिर, जो कि वाराणसी में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसका निर्माण शिव कुमार गुप्त ने करवाया था और इसका उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। 1936 में महात्मा गांधी ने इस भारत माता मंदिर का इसकी स्थापना की। त्रिआयामी विधि द्वारा बनवाया गया भारत माता का मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोहर दृश्य दिखाई देने वाला एक मंदिर है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है? मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है? तो प्यारे अभ्यर्थियों मुरादाबाद प्रसिद्ध है अपने पीतल, कलई बर्तन एवं नक्काशी के लिए जाना जाता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो मुरादाबाद को पीतल नगरी की संज्ञा दी गई है। फिरोजाबाद को प्यारे अभ्यर्थियों चूड़ियों की जो है तो चूड़ियों के उत्पादन हेतु, चूड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग हेतु सुहाग नगरी का नाम दिया गया है। तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों संत कबीर नगर, जिसका पुराना नाम भदोही था, इसको प्यारे अभ्यर्थियों कारपेट सिटी की संज्ञा दी गई है। तो सुहाग नगरी, सुहाग सिटी आपकी फिरोजाबाद, कारपेट सिटी भदोही यानी संत कबीर नगर, और साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो मुरादाबाद यानी आपकी पीतल नगरी यानी जो है तो मेटल सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो ताज एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई की बात करें तो 165 किलोमीटर लंबा जो है तो 6 लेन का एक जो है तो एक्सप्रेसवे है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य शहर आगरा को उत्तर प्रदेश के ही दूसरे मुख्य शहर ग्रेटर नोएडा को आपस में जोड़ता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो इसी ताज एक्सप्रेसवे का पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे हुआ करता था। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है, यानी 6 लेन से अब ये 8 लेन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब आप देखते हैं, येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा प्यारे अभ्यर्थियों? तो जो येन है, येन जापान की मुद्रा है। बात करें जापान की राजधानी की तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। बात करें जापान की अवस्थिति की तो प्यारे अभ्यर्थियों जापान एक द्वीप है प्यारे अभ्यर्थियों। अगर बात करें तो जापान प्यारे अभ्यर्थियों अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपनी तकनीकी और प्रौद्योगिकी के लिए प्यारे अभ्यर्थियों पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों?
अभ्यर्थियों, तो हमेशा याद रखिएगा अमेरिका जो कप है ये किसी देश के लिए नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों। अमेरिका जो कप है ये याट रेसिंग के लिए जाना जाता है। याट रेसिंग का मतलब होता है जो कश्तियाँ होती हैं प्यारे अभ्यर्थियों, कश्तियों की एक दौड़ होती है जिसे याट रेसिंग कहते हैं, और याट रेसिंग से संबंधित है आपका अमेरिका कप। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीवन निधि जिसे WWF कहा जाता है, इस विश्व वन्य जीवन निधि WWF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो हमेशा याद रखिएगा WWF यानी विश्व वन्य जीवन निधि की स्थापना 1961 में हुई थी प्यारे अभ्यर्थियों। बाद में इसका नया नाम कर दिया गया, इसका नया नाम परिवर्तित करके वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कर दिया गया प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नामक शहर में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो देखिए पर्यावरण संरक्षण, साथ ही साथ लुप्त प्रजातियों का संरक्षण करना, उनके प्राकृतिक आवासों को सुनिश्चित करना इस WWF का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। ठीक है, अगले नंबर पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो उत्तर प्रदेश मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष की 24 जनवरी को। बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का सबसे बड़ा कारण है कि 24 जनवरी को और 24 जनवरी 1950 को ही प्यारे अभ्यर्थियों यूनाइटेड प्रोविंस से नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था। ठीक है, तो इस मतलब की स्मृति में इस स्मृति को संजोकर रखने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों प्रत्येक वर्ष के 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, अपना उत्तर प्रदेश दिवस मनाता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो साथ ही साथ क्या है कि उत्तर प्रदेश जो स्थापना दिवस है ये 2008 से जो है तो प्रारंभ किया गया है। 2008 से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वर्ष की 24 जनवरी को क्या किया है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाना प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया प्यारे अभ्यर्थियों? तो कंबोडिया एक देश है, कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को प्यारे अभ्यर्थियों विश्व का 8वां अजूबा कहा गया है, जो कि भारत के बाहर सबसे बड़ा जो है तो हिंदू मंदिर है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति है, जिसमें भगवान शिव को ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में हाथी परियोजना को कब शुरू किया गया प्यारे अभ्यर्थियों? तो भारत में हाथी परियोजना को फरवरी 1992 में प्रारंभ किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। इस हाथी परियोजना को बात करें तो देखिए हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या कर्नाटक क्षेत्र में पाई जाती है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो देखिए मतलब कि हाथियों के प्राकृतिक आवास को लेकर के, साथ ही साथ विलुप्त हो रहे उनके प्रजातियों को लेकर के, और बहुत सारे ऐसे शिकारी होते हैं जो हाथियों का शिकार करते हैं उनके हाथी दांत तोड़ने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों। इन सभी से जो है तो सुरक्षा देने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों फरवरी 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और पूछा गया है कि गीडा क्या है प्यारे अभ्यर्थियों? GIDA इसे कहते हैं गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्यारे अभ्यर्थियों, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी औद्योगिक विकास के उद्देश्य से, ताकि गोरखपुर का एक समुचित औद्योगिक विकास हो। इन सभी औद्योगिक विकास के ध्येय को साथ में रखते हुए प्यारे अभ्यर्थियों 1989 में गीडा की स्थापना की गई। गीडा GIDA यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो 1999 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, इस संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस महिला हिंसा उन्मूलन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया था। यानी जो महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है इसको प्यारे अभ्यर्थियों हम बात करें तो इसको 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय करार दिया था। क्लियर है। और बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद प्यारे अभ्यर्थियों जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसमें स्थायी सदस्यों की बात करें तो स्थायी सदस्यों की संख्या प्यारे अभ्यर्थियों 5 होती है। 5 की बात करें तो चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन 5 स्थायी जो है तो सदस्य होते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनकी मतलब कि टाइम ड्यूरेशन हर 2 साल में बदलती रहती है। बात करें तो इसकी स्थापना प्यारे अभ्यर्थियों 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि लखनऊ घराने की नींव किसने रखी है? तो एकदम सिंपल है प्यारे अभ्यर्थियों, लखनऊ घराने की नींव प्यारे अभ्यर्थियों बख्शू खां ने रखी है। ठीक है, कत्थक के लिए जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों यह घराना। लखनऊ घराना प्यारे अभ्यर्थियों आपके कत्थक शैली से जुड़ा हुआ घराना है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और आज का करंट का क्वेश्चन है प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने कि किस राज्य में जंगल की आग को रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है प्यारे अभ्यर्थियों? तो प्यारे अभ्यर्थियों सही बात करें तो सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है आपका उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड की प्यारे अभ्यर्थियों सरकार है
उत्तराखंड की सरकार है जिसने जंगल की आग को रोकने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। पिरूल क्या होता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो पिरूल होता है प्यारे अभ्यर्थियों चीड़ का पेड़, तो यानी चीड़ की जो चीड़ के पेड़ की कहते हैं कि पत्तियां लाओ और क्या करो, पैसे ले जाओ। ये इसलिए किया गया प्यारे अभ्यर्थियों ताकि इसको लेकर के नागरिक थोड़ा सा उत्तराखंड के जो निवासी जो नागरिक हैं वो जागरूक हो जाएं और चीड़ के पेड़ों को कटने से बचा सकें। ठीक है, जो देवदार के पेड़ होते हैं प्यारे अभ्यर्थियों उनको कटने से बचा सके, तो जो जितनी पत्ती लाएगा उस हिसाब से उसको क्या किए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ की हुई एक मुहिम है जंगल की आग को रोकने के लिए कि जंगल में आग न लगने पाए, कोई अन्य व्यक्ति जाकर के जंगलों को काट ना पाए। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों के समाचारों में रही हिंडन नदी की सहायक नदी है प्यारे अभ्यर्थियों। तो समाचारों में रही जो हिंडन नदी है प्यारे अभ्यर्थियों ये यमुना की सहायक नदी है। हिंडन नदी की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो हिंडन नदी को आपने सिंधु घाटी सभ्यता में सुना होगा। हिंडन नदी प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश में जब उत्खनन हुआ तो यहाँ पे जो आलमगीरपुर नामक जिस क्षेत्र की खुदाई हुई तो ये अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर कौन सी नदी थी, हिंडन नदी थी प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो जो यमुना की जो सहायक नदी हिंडन है प्यारे अभ्यर्थियों ये सहारनपुर से नोएडा तक लगभग 400 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी कि सहारनपुर से लेकर के नोएडा तक लगभग 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों और अगला प्रश्न है कि दुनिया का यहाँ पे आप लिख सकते हो यमुना नदी की सहायक नदी है। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल जो पेन है वो किस देश ने लॉन्च किया प्यारे अभ्यर्थियों? तो ये भारत ने लॉन्च किया प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, ये भारत ने 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। अब ऐसा होता है प्यारे अभ्यर्थियों कि ऐसे बहुत सारे पेन होते हैं, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे पेन होंगे जो कि खत्म हो जाते हैं लिखते लिखते और फिर वो क्या होते हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, पृथ्वी को इस पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए प्यारे अभ्यर्थियों एक 100% बायोडिग्रेडेबल पेन एक लॉन्च किया प्यारे अभ्यर्थियों भारत ने। इसमें क्या है प्यारे अभ्यर्थियों कि इसमें एक रिसाइकल रिफिल का एक इंतजाम किया गया है जिसमें से आप उसको एक बार फिर से रिसाइकल फिल अप कर सकते हो प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, इससे उस पेन को फेंकना नहीं पड़ेगा, उसी में क्या होगा कि आप जो है तो इंक फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि रुद्रम 2 मिसाइल जो है वो किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई है प्यारे अभ्यर्थियों? तो जो रुद्रम 2 मिसाइल है ये DRDO द्वारा लॉन्च की गई है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों DRDO की तो डिफेंस एंड रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, DRDO ने प्यारे अभ्यर्थियों इस मिसाइल को लॉन्च किया है जो कि हवा से सतह पर मार करने वाली जो है प्यारे अभ्यर्थियों जो हवा से सतह तक मार करने वाली एक जो है तो लॉन्चिंग एक मिसाइल है प्यारे अभ्यर्थियों जिसको प्यारे अभ्यर्थियों ओडिशा के तट से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे दिया गया प्यारे अभ्यर्थियों? तो हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 श्री प्रकाश कृष्णा जी को दिया गया है। श्री प्रकाश कृष्णा जी को दिया गया प्यारे अभ्यर्थियों, इसको हमेशा याद में रखिएगा, इसको मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, श्री प्रकाश कृष्णा को दिया गया प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, बात करें तो श्री प्रकाश जो कृष्णा है प्यारे अभ्यर्थियों ये मुंबई पुलिस का नेतृत्व करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, मुंबई पुलिस में प्यारे अभ्यर्थियों ये क्या है, ये कांस्टेबल के पद पर है। ठीक है, अब मुंबई पुलिस की जो आतंकवाद निरोधी इकाई है जिसे हम ATS के नाम से जानते हैं, एंटी टेररिस्ट जो स्क्वाड है, ATS की जो है तो एक सदस्य प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, श्री प्रकाश जो है तो कृष्ण जो कि फोर्स 1 का नेतृत्व करते हैं, इन्हें हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों ये था हमारा आज का GS का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।